आज का टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं। ये हिंदी का टेस्ट है और यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आज हम जो प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं उनमें हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं और गौण या प्रकीर्ण विधाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रमुख विधाओं यहाँ पर हैं नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध। ये प्रमुख विधाएं हैं और आगे की जो विधाएं हैं वो प्रकीर्ण या फिर गौण विधाएं हैं। तो इनके बारे में हम महत्वपूर्ण यहाँ पर 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, हिंदी गद्य की विधाओं को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि जो हिंदी गद्य की विधाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2 विधाओं में बांटा गया है। अब वो 2 विधाएं हैं कौन कौन सी? नंबर 1 पे है प्रमुख विधाएं और नंबर दूसरे पे है गौण विधाएं या प्रकीर्ण विधाएं। इनको हम बोलते हैं गौण विधाएं या फिर प्रकीर्ण विधाएं। प्रकीर्ण, इनको बोलते हैं प्रकीर्ण विधाएं। ये 2 प्रमुख विधाओं के बारे में यहाँ पर हम आज प्रश्नों में चर्चा करेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हिंदी गद्य की प्रमुख विधा है। तो हिंदी गद्य की जो प्रमुख विधा है वो ये सभी हैं। हिंदी गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं वो सभी विधाएं हैं, क्योंकि प्रमुख विधाओं में एक तो नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, आलोचना और एकांकी। अच्छा, एकांकी और ये नाटक एक ही होता है। एकांकी यानी कि नाटक में ज़्यादा दृश्यों का वर्णन होता है, ज़्यादा अंकों का वर्णन होता है, जबकि एकांकी में किसी एक या घटना का विस्तृत वर्णन होता है। तो नाटक का ही दूसरा रूप एकांकी होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रमुख विधाएं हैं वो नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना। तो नाटक और एकांकी एक ही होगा, इसलिए यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी गद्य की गौण या प्रकीर्ण विधाएं हैं। तो हिंदी गद्य की गौण या प्रकीर्ण विधाएं यहाँ पर ये सभी हैं। जीवनी भी है, आत्मकथा भी है, यात्रावृत्त भी है, गद्य गीत भी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अच्छा, गौण प्रकीर्ण विधाओं या गौण विधाओं की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, गद्य गीत जिसको हम गद्य काव्य भी बोलते हैं, और संस्मरण भी है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, डायरी है, भेंटवार्ता है, पत्र साहित्य है और व्यंग्य साहित्य है। ये सभी गद्य की गौण विधाओं के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूपक का एक भेद है। रूपक एक किसका भेद है? तो रूपक जो है उसको हम नाटक भी कहते हैं। यानी कि नाटक के कितने भेद हो गए? एक तो हो गया रूपक, एक भेद हो गया रूपक, रूपक को नाटक कहते हैं। दूसरा भेद हो गया एकांकी, एकांकी को भी नाटक कहते हैं। और तीसरा जो है वो नाटक तो स्वयं में है। तो यहाँ पर नाटक को 3 रूपों में विभक्त करते हैं, यानी कि एक तो नाटक, दूसरा एकांकी और तीसरा रूपक। इन तीनों को ही नाटक कहा जाता है। बस थोड़ा सा अंतर है, एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में पूरा कई अंकों को सम्मिलित किया जाता है। रूपक में नाटक का दूसरा रूप भी रूपक ही होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नट। नट को अभिनेता कहते हैं। अभिनेता जो होता है उसको नट की संज्ञा दी जाती है, से संबंध होने के कारण कहलाएगा। यानी कि जो नट अभिनेता से या नट से संबंध है वो क्या कहलाएगा? तो नट से संबंधित होगा उसको हम नाटक कहते हैं। नट शब्द से ही नाटक बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो नट होता है, नट एक रोल करता है, तो नाटक में भी रोल ही करना पड़ता है, इसलिए उसको हम नाटक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक विधा का अंग्रेजी पर्याय क्या है?
अब नाटक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो नाटक को अंग्रेजी में कहते हैं ड्रामा और प्ले, दोनों। ड्रामा भी नाटक को कहते हैं, प्ले भी नाटक को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि नाटक को ड्रामा और प्ले दोनों के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक नाटकों का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो मौलिक नाटकों का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग से मौलिक नाटक का आरंभ माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 10 मौलिक नाटक लिखे। 10 मौलिक नाटक 10 लिखे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और 7 अनुदित नाटक लिखे। अनुदित, अब अनुदित का मतलब ये होता है कि इन्होंने अनुवाद करके अन्य दूसरी भाषाओं से, अंग्रेजी से या अन्य दूसरी भाषाओं से अनुवाद करके जो हिंदी में नाटक लिखे उनको हम अनुदित नाटक कहते हैं। जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 अनुदित नाटक लिखे और 10 मौलिक नाटक लिखे। मौलिक नाटक का मतलब है मूल रूप में, जो अपनी जो हिंदी भाषा है, खड़ी बोली है या अन्य और भाषा में है, खड़ी बोली का ज़्यादा ही प्रयोग हुआ है। तो इन्होंने मूल नाटक जो हैं वो 10 लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और अनुदित नाटक 7 लिखे जो कि अन्य भाषाओं से अनुवाद करके लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक लिखे। वही प्रश्न आ रहा है यहाँ पर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कितने नाटक लिखे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 10 मौलिक नाटक और 7 अनुदित नाटक, जो कि पिछले प्रश्न में हमने इसका विश्लेषण किया है कि 10 मौलिक नाटक और 7 अनुदित नाटक इन्होंने हरिश्चंद्र जी ने लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग के नाटककार नहीं है? यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कौन से ऐसे जो नाटककार हैं वो नहीं हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है राधे श्याम कथावाचक। राधे श्याम कथावाचक, इनकी यदि बात करते हैं तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो भारतेंदु युग है उसके नाटककार नहीं है। ये एक पारसी रंगमंच शैली के हिंदी नाटककार, यानी कि पारसी रंगमंच शैली के ये हिंदी नाटककार हैं। और इन्होंने राधे श्याम रामायण का, आपने बहुत समय पहले सुना होगा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर राधे श्याम रामायण का एक समय बहुत चलन था। हर जगह राधे श्याम रामायण ही गाई जाती थी और बड़े बड़े मंचों पर राधे श्याम रामायण का वाचन किया जाता था। और ये राधे श्याम रामायण खड़ी बोली में लिखी गई थी, जो कि राधे श्याम कथावाचक ने लिखी थी, और ये खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ था। पूरी राधे श्याम रामायण खड़ी बोली में लिखी गई थी और ये 25 खंडों में विभक्त थी, यानी कि 25 खंड थे इस राधे श्याम रामायण में। तो चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस युग में नाटक का अधिक विकास नहीं हुआ? किस युग में नाटक का अधिक विकास नहीं हुआ? तो नाटक का द्विवेदी युग में अधिक विकास नहीं हुआ। अगर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो भारतेंदु युग में नाटक का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी नाटक का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो हिंदी नाटक का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो छायावाद का प्रसाद युग कहा जाता है। हिंदी नाटक का स्वर्ण युग छायावाद का प्रसाद युग कहा जाता है। और नाटक की जो शुरुआत हुई थी, मतलब जो प्रारंभ माना जाता है, वो भारतेंदु युग से माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम नाट्य रचना तथा नाटककार थे। प्रथम रचना, यानी कि हिंदी की जो प्रथम रचना है वो कौन सी थी और उनके नाटककार का नाम क्या था, यानी कि उसके रचनाकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर का है, नहुस नाटक था। और ये नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा था। और ये गोपाल चंद्र गिरधर दास थे, ये नाटक लिखा गया था 1841 ईस्वी में, यानी कि 1841 ईस्वी में लिखा गया था।
और ऐसा मानते हैं कि गोपाल चंद्र गिरधर दास जी जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटक विधा का एक महत्वपूर्ण रूप है। नाटक विधा का एक महत्वपूर्ण रूप है। तो जैसे पहले बताया हमने कि नाटक के 3 रूप होते हैं। रूपक को भी नाटक कहते हैं और एकांकी को भी नाटक कहते हैं। तो नाटक का एक रूप एकांकी भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में एकांकी विधा का विकास किस युग से हुआ? हिंदी में एकांकी विधा का विकास किस युग से हुआ है? तो ये हुआ है छायावाद युग से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु ने किस रचना यानी कि नाटक में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे तो उन्होंने ऐसा कौन सा नाटक था जिसमें भ्रष्ट शासन तंत्र के उस पर प्रहार किया था? तो इसका नाटक था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक था वो था अंधेर नगरी। यानी कि अंधेर नगरी, चौपट राजा और टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। ये प्रशासन पर करारा प्रहार था, भ्रष्ट तंत्र का था, क्योंकि राजा अपने आप में पूर्ण नहीं था। वो जैसी जो कह देता था वैसी मान लेता था। यानी कि जो नीचे तबके के लोग थे, राजतंत्र के जो कर्मचारी थे या जो सत्ताधारी लोग थे, जो मंत्री थे, कोतवाल थे, तो वो अपने बहाना बना देते थे। तो इसलिए इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो शासन तंत्र था उसको यानी कि भ्रष्टता की ओर प्रहार किया था इस नाटक के माध्यम से। तो ये व्यंग रूप में नाटक लिखा गया था राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कि अंधेर नगरी, जहाँ पर सब कुछ उलट पुलट था। तो इसलिए कहा भी गया है कि अंधेर अंधेर नगरी और चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। चलिए अगला है, 16वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार थे? तो जयशंकर प्रसाद जो नाटककार थे वो ऐतिहासिक वर्ग के नाटककार थे। यानी कि इन्होंने जितने भी नाटक लिखे हैं वो इतिहास को लेकर लिखे, यानी कि ऐतिहासिक नाटक लिखे हुए हैं इन्होंने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र जैसे तत्व किस नाटककार की रचनाओं में प्रभावी रूप में मिलते हैं? यानी कि कौन सा रचनाकार था जिसके अंदर ये मिलते हैं कि अंतर्द्वंद यानी कि मन में अंतर्द्वंद हो जाए, संघर्ष की उत्पत्ति हो जाए हमारे मन में, और व्यक्ति वैचित्र यानी कि व्यक्तियों के चरित्र को उजागर किया गया हो। इन तत्वों का कौन से नाटककार की रचनाओं में सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रसाद जी, यानी कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में ये सारे तत्व मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक का अंश है? तो ये है चंद्रगुप्त नाटक का। ये जो अंश दिया गया है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। चलिए अगला प्रश्न है, गरुण ध्वज एवं वत्सराज नाटकों की रचना किसने की? ये 2 महत्वपूर्ण नाटक थे। तो ये रचना की थी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी है? मोहन राकेश जी की। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का एक नाटक है। चलिए अगला प्रश्न है, पन्नाधाय के चरित्र पर आधारित रामकुमार वर्मा का एकांकी नाटक था। रामकुमार वर्मा का जो नाटक था जो पन्नाधाय के ऊपर था, यानी कि जिसका शीर्षक था पन्नाधाय का त्याग, लेकिन उस नाटक का जो नाम था वो था दीपदान, मेवाड़ से संबंधित था। तो ये नाटक था रामकुमार वर्मा का जिसका नाम था दीपदान, जिसमें पन्नाधाय के चरित्र चित्रण का एक दात्री थी, एक दासी थी, धायमा थी, जो राजकुमार का उन्होंने लालन पालन किया था और अपने पुत्र का बलिदान दे करके अपने उत्तराधिकारी की रक्षा की थी। ऐसी थी पन्नाधाय। तो उनके चरित्र का वर्णन किया गया है नाटक दीपदान में।
चलिए अगला प्रश्न है कि उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपन्यास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सामने रखना। उपन्यास का मतलब है सामने रखना। चलिए अगला प्रश्न है, आज हिंदी में उपन्यास अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर है उपन्यास। उपन्यास का सी राइट आंसर है। नोवेल बोलते हैं उपन्यास को, जबकि ऐसे को, जो ऐसे है वो निबंध होता है। अंग्रेजी पर्याय निबंध को ऐसे बोलते हैं। और जो क्रिटिसिज्म है इसको हम बोलते हैं आलोचना। ये आलोचना का अंग्रेजी रूपांतरण है, यानी कि अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म बोलते हैं और आलोचना। इसी को हम आलोचना को ही समीक्षा भी कहते हैं, यानी कि समीक्षा के नाम से भी आलोचना को जानते हैं। अच्छा, ड्रामा या प्ले, ये पहले भी देख चुके हैं, ये नाटक होता है, यानी कि ड्रामा या फिर प्ले, इसको हम नाटक बोलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। यानी कि हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास है वो कौन सा था। तो वो उपन्यास था परीक्षा गुरु। और ये परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास लिखा था। लाला श्रीनिवास दास ने, लाला श्रीनिवास दास ने ये परीक्षा गुरु नाटक लिखा था। और ये 25 नवंबर 1882 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था, परीक्षा गुरु का। चलिए अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो सभी जानते हैं हमारे उपन्यास सम्राट जो थे वो थे मुंशी प्रेमचंद जी। इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई थी। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं जो कि बहुत कालजयी उपन्यास हैं। यानी कि इनके उपन्यासों के मुकाबले किसी और राइटरों के उपन्यास नहीं हैं, तो इसलिए इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के बारे में यह किसका विचार है। तो ये विचार था मुंशी प्रेमचंद जी का। ये विचार जो रखा था, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है, ये इन्होंने उपन्यास के बारे में कहा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। चलिए अगला प्रश्न है, उपन्यास के विकास के चरण हैं। उपन्यास के विकास के चरण कौन कौन से हैं। तो उपन्यास के विकास के चरण ये तीनों हैं। प्रेमचंद पूर्व का उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। यानी कि प्रेमचंद के पहले के उपन्यास, जो प्रेमचंद का युग था उसके पहले के उपन्यास, प्रेमचंद के समय के उपन्यास और प्रेमचंद के बाद के उपन्यास। ये उपन्यास के तीनों चरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार की रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। ऐसा कौन सा उपन्यासकार था जिसकी रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने, बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आती थी लेकिन इनके उपन्यास इतने अच्छे हुआ करते थे कि लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा था इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए। तो वो थे देवकीनंदन खत्री जी। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास बहुत अच्छे उपन्यास थे। इनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा था। अगला प्रश्न, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों की प्रवृत्ति है। यानी कि देवकीनंदन खत्री जो थे उनके उपन्यासों की कैसी प्रवृत्ति थी, मतलब उन्होंने कैसे उपन्यास लिखे थे। तो उन्होंने जासूसी टाइप के उपन्यास लिखे थे। उनके उपन्यासों में जासूसी ज़्यादा हुआ करती थी, रहस्य से भरे हुए होते थे इनके उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद
से पूर्व के उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य क्या था? यानी कि प्रेमचंद के जो पहले के उपन्यासकार थे उनका मूल उद्देश्य क्या था? तो उनका मूल उद्देश्य था मनोरंजन एवं सुधार, यानी कि मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनका सुधार भी हो, ऐसे उनके उद्देश्य थे। चलिए अगला प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई? औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा प्रेमचंद के किस उपन्यास को दी गई थी? तो वो उपन्यास था गोदान। गोदान उपन्यास था, वो औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई थी उसको। अगला प्रश्न है, इरावती किसका अपूर्ण उपन्यास है? तो इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं? देखिए, जब भी आंचलिक शब्द आता है, ये आंचलिक उपन्यासकार केवल एक ही हैं और वे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये आंचलिक उपन्यासकार के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो आंचलिक उपन्यास लिखे। आंचलिक उपन्यास मतलब एक क्षेत्र विशेष से की पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यासकारों को हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। इसलिए फणीश्वर नाथ रेणु ने जो लिखे हैं वो सभी आंचलिक उपन्यास लिखे हैं, एक किसी क्षेत्र विशेष की पृष्ठभूमि पर आधारित थे इनके नाटक, वो उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास तथा उनके लेखक कौन थे? प्रथम सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार और उसके लेखक कौन थे? तो वे थे फणीश्वर नाथ रेणु। मैंने कहा था कि आंचलिक उपन्यास का जब भी नाम आएगा तो फणीश्वर नाथ रेणु का नाम अवश्य आएगा। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु थे आंचलिक उपन्यासकार और इनका जो उपन्यास था वो था मेला आंचल। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास और उसके रचनाकार कौन थे? पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा गया उपन्यास तो ये थे शेखर एक जीवनी और ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे द्वारा लिखा गया एक उपन्यास था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किसकी और कौन सी रचना प्रतिबंधित कर दी थी? अंग्रेजों ने एक रचना थी उसको बंद कर दिया था, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया था उस पर। तो वो रचना थी प्रेमचंद जी की सोजे वतन, क्योंकि ये जो सोजे वतन रचना थी ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखा जाता था इसमें, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने यानी कि अंग्रेज शासन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, सोजे वतन पर इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न है, हिंदी में मौलिक कहानी किस पत्रिका के संपादन के साथ लिखी गई? तो हिंदी में जो कहानियों का संबंध था या अन्य और भी जो लिखी जाती थी निबंध कहानी, वो सरस्वती का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। सरस्वती एक पत्रिका थी, उस सरस्वती पत्रिका का जो हिंदी की जो पत्रिका थी सरस्वती, उसमें कहानियों का यानी कि मौलिक कहानियों का संपादन सबसे ज़्यादा किया गया था और इसका जो संपादन करते थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया था, यानी कि संपादक जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थी सरस्वती पत्रिका के। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा जो इंदुमती कहानी लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में और इसका प्रकाशन सरस्वती में हुआ था और ये जो कहानी लिखी गई थी ये किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी और जो दुलाई लामा है, दुलाई लामा ये राजेंद्र वाला घोष के उसके नाम से ये लिखी गई थी, यानी कि राजेंद्र वाला घोष थे
इनकी जो कहानी दुलाई वाली है, ये राजेंद्र वाला घोष की रचना है। और इसके बाद है 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का समय ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। और राजा भोज का सपना ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये कहानी है, राजा भोज का सपना। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी किस वर्ष तथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हिंदी की पहली कहानी जो थी वो थी इंदुमती, और इंदुमती कहानी वर्ष 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी के कहानीकार कौन थे? तो हिंदी की पहली कहानी जो इंदुमती थी उसके कहानीकार थे किशोरी लाल गोस्वामी। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी तथा कहानीकार का नाम क्या है? तो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी जो मानी गई है अभी तक की, वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है, उसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की सबसे अच्छी कहानी मानी जाती है और श्रेष्ठ कहानी यानी कि सर्वश्रेष्ठ कहानी है, इससे श्रेष्ठ कोई कहानी नहीं है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी अवश्य पढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष में तथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था ये कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का विकास क्रम कब से कब तक माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वर्ष 1916 से 1936 ईस्वी तक प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का विकास माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का पहली यानी कि पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो पहला कहानी संग्रह था वो हुआ था 1912 ईस्वी में प्रकाशित। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों की संख्या क्या है? प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों की संख्या क्या है? तो प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं अपने पूरे जीवन। अगला प्रश्न, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? यानी कि प्रेमचंद जी उर्दू में भी रचनाएं करते थे, तो वो किस नाम से करते थे? तो वो रचनाएं करते थे नवाब राय के नाम से। हिंदी में करते थे मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से, और जो उर्दू में जो रचनाएं करते थे वो नवाब राय से रचना करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने हैं, यानी कि कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करना है, यह कथन किसका है? तो ये कथन था जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए अगला है, हिंदी कहानी के विकास में किस पत्रिका का योगदान नहीं है? ये हिंदी कहानी थी उसके विकास में ऐसी कौन सी पत्रिका थी जिसमें उसका कोई योगदान नहीं, यानी कि हिंदी के विकास में जो हिंदी कहानी का विकास है उसमें उस पत्रिका का कोई योगदान नहीं है, उसमें कोई कहानियां नहीं छपती थी। ऐसी कौन सी पत्रिका थी? तो वो पत्रिका थी आलोचना। आलोचना पत्रिका थी, उसका वो उसमें कहानी नहीं छपी थी। बाकी इंदु, हंस और सारिका ये सभी पत्रिकाओं में कहानियां छपती थी और कहानियों के विकास में इनका काफी योगदान भी रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो नई कहानी आंदोलन की शुरुआत सन 1950 से पूर्व, वर्ष 1950 से पूर्व कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है नई कहानी की। इसके बाद है, प्रेमचंद परंपरा के आधुनिक कहानीकार हैं।
प्रेमचंद परंपरा के आधुनिक कहानीकार ये सभी हैं, शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, मिथिलेश्वर। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है, नारी जीवन को प्रमुखता से चित्रित करने वाली महिला कथाकार कौन सी है? नारी जीवन को प्रमुखता से चित्रित करने वाली महिला कथाकार कौन है? तो ये हैं नंबर 1 मृणाल पांडे, मन्नू भंडारी और शिवानी। ये तीनों ही महिलाएं नारी जीवन को चित्रित करने वाली हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तिलिस्मी तथा अय्यारी विषयक उपन्यास लेखक कौन से थे? तो तिलिस्मी जासूसी वाले उपन्यास जो थे वो थे देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री ने ज्यादातर तिलिस्म यानी कि रहस्य से भरे हुए उपन्यास ज्यादातर लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहानी का समानार्थी नहीं है? यानी कि कहानी का समानार्थी नाम कौन सा नहीं है, किसको कहानी नहीं कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपाख्यान। यानी जो उपाख्यान है उसको हम कहानी नहीं कहते हैं, बल्कि गल्फ को कहानी कहते हैं, आख्या को कहानी कहते हैं और कथा को भी हम कहानी कहते हैं। केवल उपाख्यान ऐसा जो शब्द है वो कहानी का समानार्थी नहीं है। चलिए, समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला। तो इसका जो 54वां प्रश्न है ये है, आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आधुनिक कहानियां लिखी गई हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उनका मुख्य उद्देश्य है जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण। ये आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी किसे माना जाता है? तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो थी वो थी कफन। इसके बाद फिर प्रेमचंद जी ने कोई कहानियां नहीं लिखी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कहानीकार हैं? तो प्रगतिवादी कहानीकार जो हैं वो हैं यशपाल जी। यशपाल जी प्रगतिवादी कहानीकार हैं, बाकी ये नहीं है। आगे है, हिंदी में शिकार विषय से संबंधित कथा का आरंभ किसने किया? तो शिकार से संबंधित जो विषय पर जो निबंध लिखे या रचनाएं लिखी हैं वो थे श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा की एक स्मृति बहुत अच्छी जो निबंध है, स्मृति बहुत अच्छा निबंध है श्री राम शर्मा का। और ये इन्होंने अपनी बचपन की एक घटना को इसमें लिखा है कि एक कुएं में सांप पड़ा रहता था, उस सांप को ढेला मारते थे और फिर चिट्ठियां गिर गई थी उसमें। इस प्रकार का बहुत अच्छा निबंध है इनकी। तो और दूसरा, ये शिकार से संबंधित उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें शिकार इनकी एक रचना है, शिकार। और जंगल के जीव इनकी एक रचना है, जंगल के जीव। प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, ये भी इनकी एक बहुत अच्छी रचना है। तो जो श्री राम शर्मा थे उनने ज्यादातर शिकार पर ही, यानी कि जानवरों का शिकार करने पर भी, या अन्य और जंगलों में जितने भी जीव होते हैं उनका शिकार के ऊपर ही इन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने निबंध और कहानियों को लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है, 58वां है कि निम्नलिखित में से कौन हास्य व्यंग्यकार कहानीकार हैं? तो हास्य व्यंग्यकार जब भी आता है नाम, तो व्यंग्यकारों में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है हरिशंकर परसाई जी का। परसाई जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उनकी रचनाओं में व्यंग्यता बहुत अधिक मात्रा में होती है। और ये जो शासन प्रशासन होता है या अन्य लोग होते हैं, लोगों के ऊपर इन्होंने करारा व्यंग किया है, जिसमें एक है निंदा रस। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कभी अगर मौका मिले तो निंदा रस हरिशंकर परसाई जी का पढ़ना। तो उसमें दोस्तों के बारे में बताया गया है कि दोस्त होते कैसे हैं या निंदक लोग कैसे होते हैं। उसके बाद इन्होंने ये रचना लिखी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र।
इसमें भी इन्होंने व्यंग किया हुआ है लोगों पर। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, यानी कि गणतंत्र के ऊपर इन्होंने काफी अच्छा व्यंग किया है। और अपनी अपनी बीमारी, एक रचना इनकी आई थी, अपनी अपनी बीमारी, तुलसीदास चंदन घसें, ये भी इनका एक व्यंग रचना है इनकी, कि तुलसीदास चंदन घसें। चलिए अगला प्रश्न है, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है नामवर सिंह का। नामवर सिंह ने कहा था कि नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। अगला प्रश्न है, बोध माने होता है ज्ञान, ज्ञान करवाती है। 60वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस कहानी पत्रिका से समानांतर कहानी आंदोलन को प्रचार मिला है? तो ये है, जैसे सारिका, सारिका पत्रिका थी, उसमें कहानियों के आंदोलन का प्रचार किया गया था। मित्रों, ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न गद्य की विधाओं से ही संबंधित हैं, चाहे वो प्रमुख विधाएं हों या गौण विधाएं हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन प्रश्नों को सभी को देखा करें आप, क्योंकि पता नहीं किस परीक्षा में कौन सा प्रश्न आ जाए और शायद उसी प्रश्न को आप मिस कर दें या स्किप कर दें और वही प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में आ जाए। तो इसलिए जब भी देखा करें तो प्रश्नों को पूरा देखा करें, तभी तो आपकी समझ में आएगा, तो और याद रह पाएगा, परीक्षा में आप उसका उपयोग कर पाएंगे। स्किप कर करके आगे बढ़ा के वीडियो को मत देखा करें, इसलिए ना देखा करें क्योंकि प्रश्नों का संकलन इतना बढ़िया होता है कि ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। क्योंकि जब हम परीक्षा हॉल में जाते हैं, परीक्षा देने बैठते हैं, तो हम जो कुछ भी किताबों से पढ़ते हैं उनमें शायद है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि ये प्रश्न आ कहाँ से गए। तो आप जैसे हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको भी ऐसा लगता होगा पता नहीं कहाँ से प्रश्न रख देते हैं, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में, जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं किताबों से, फिर भी समझ में नहीं आता कि ये रखते कहाँ से हैं। तो प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं जो आपकी ये नहीं लगता कि यार ये प्रश्न कैसे है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, या ये ऊटपटांग प्रश्न है। ऊटपटांग नहीं होते हैं, वही प्रश्न ज्यादातर आते हैं जो आपकी समझ से हटके होते हैं। तो परीक्षाओं में हर प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे सरल टाइप के प्रश्न रखे जाते हैं, बहुत सरल से होते हैं। कुछ प्रश्न मीडियम टाइप के होते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपकी समझ के बाहर होते हैं, यानी कि आपकी समझ में भी नहीं आते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। तो इसलिए सरल प्रश्न तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं, मीडियम प्रश्न भी कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन जो समझ से परे प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को करने के लिए आपको ऐसे ही प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं, और आपको चैप्टर वाइज प्रश्न ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी चैप्टर है उसका आप पूरा संपूर्ण निचोड़ यदि रख लेंगे, पूरा निचोड़ पढ़ लेंगे, उसका हर बारीकी से अध्ययन कर लेंगे, तो फिर आपका कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा और परीक्षा में आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो हमारे प्रश्नों का ऐसा ही संकलन होता है। अच्छे प्रश्नों को हम समावेश करते हैं और चाहते हैं कि आप अपने अच्छा से अच्छा परीक्षाओं में स्कोर करें, और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी जॉब आपकी का एक इंतजार कर रही है। तो आप अपनी जगह पक्की कर लेंगे इन प्रश्नों को पढ़ करके। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल के साथ बने रहे तो कम से कम हिंदी में तो मैं बहुत अच्छा स्कोर आपका करवाऊंगा। हिंदी आपका कभी आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे हिंदी में कम नंबर आए, या हिंदी, क्योंकि हिंदी ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जो किसी भी परीक्षा में स्कोर करवा सकता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर बस थोड़ा सा समय दे दीजिए हिंदी पढ़ने के लिए और हिंदी के प्रश्नों को पढ़ने के लिए। आने वाले समय में मैं एक चैप्टर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, प्रश्नों को तो लाऊंगा ही, पहले थोड़ा
चैप्टर के बारे में बता दिया करूँगा, उसके बाद फिर प्रश्नों को शुरू करूँगा। तो इससे क्या है, आपको समझ में भी आ जाएगा चैप्टर और प्रश्नों का। वैसे ज़्यादातर हम प्रश्नों का ऐसा समावेश करते हैं कि उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 61वां, और ये प्रश्न है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी। इसी प्रकार के ज्यादातर आते हैं, और ये टीजीटी पीजीटी के उद्देश्य से, जो टीजीटी पीजीटी है उसके उद्देश्य से ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आपकी टीईटी में भी ये प्रश्न इस प्रकार के आते हैं, ज़्यादातर कथन वगैरह पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के कथनों को सभी परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ये कहा था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है। गद्यकार मतलब जो गद्य लिखता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि साहित्यक विधा के रूप में निबंध का वास्तविक विकास किस युग से माना जाता है। तो ये जो युग था, जो वास्तविक युग था, जो निबंधकारों का युग था, वो था भारतेंदु युग, यानी कि भारतेंदु युग से निबंध का वास्तविक विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है, ललित शैली में लेखन कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध थे। ललित शैली में लेखन कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध थे। तो ये थे विद्यानिवास मिश्र जी। चलिए अगला प्रश्न है, निबंध का अर्थ क्या है। जैसे उपन्यास का अर्थ था सामने रखना, तो निबंध का अर्थ है निजीपन से युक्त किसी विषय का सीमित भाव। सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं। तो भारतेंदु युग के निबंधकार ये सभी हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं और प्रताप नारायण मिश्र भी हैं। ये सभी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन कौन से माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के निबंधकार जो माने जाते हैं वो हैं ये दोनों, यानी कि ए और सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और अध्यापक पूर्ण सिंह। ये दोनों ही द्विवेदी युग के निबंधकार माने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो हैं शुक्लोत्तर युग के। ये जो हैं शुक्लोत्तर युग के, ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जबकि ये दोनों महावीर प्रसाद द्विवेदी और अध्यापक पूर्ण सिंह, ये हैं आपके द्विवेदी युग के निबंधकार। अगला प्रश्न है, निबंध विधा का पितामह किसे कहा जाता है। तो निबंध विधा का पितामह जो कहा जाता है वो रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविकार संबंधी निबंधों के रचयिता थे। मनोविकार संबंधी निबंधों के रचयिता थे रामचंद्र शुक्ल। मतलब इनके निबंधों को पढ़ने के बाद मन में जो विकार होते थे, जो अशुद्धियां होती थी, वो सारी समाप्त हो जाती थी, निकल जाती थी, यानी कि मन एकदम से साफ हो जाता था रामचंद्र शुक्ल के निबंध पढ़ने के बाद। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर के अंगों पर आधारित निबंधों के रचनाकार कौन थे। जिन्होंने शरीर के अंगों पर ज्यादातर रचनाएं की हैं, निबंध लिखे हैं, तो वो हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला है, मार्क्सवाद से प्रभावित रचनाकार या निबंधकार कौन थे। तो मार्क्सवाद से प्रभावित जो रचनाकार थे या निबंधकार थे वो ये सभी थे। नामवर सिंह भी थे, शिवदान सिंह भी थे और रामविलास शर्मा भी थे। चलिए अगला प्रश्न है,
निबंध जगत में मात्र 6 निबंध लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले लेखक कौन थे? तो ये थे अध्यापक पूर्ण सिंह जी। अध्यापक पूर्ण सिंह ने अपने पूरे जीवन काल में मात्र 6 निबंध लिखे, जिनमें वो 6 निबंध जो थे उनके हम नाम बताते हैं। पहला था सच्ची वीरता। सच्ची वीरता इन्होंने एक निबंध लिखा था। और दूसरा लिखा था कन्यादान। तीसरा था पवित्रता। और चौथा आचरण की सभ्यता। पांचवा मजदूरी और प्रेम। और छठवां था अमेरिका का मस्ताना वाल्ट हिटमैन। यानी कि अमेरिका का मस्ताना वाल्ट हिटमैन। ये केवल 6 निबंध इन्होंने लिखे अपने पूरे जीवन काल में, अध्यापक पूर्ण सिंह ने। लेकिन वही 6 निबंध लिखने के बाद ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि इन्होंने महान लेखकों में अपनी जगह बना ली। अगला प्रश्न है, किस निबंधकार को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है? तो हिंदी निबंध का जो आदर्श माना जाता है वो रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। अगला है, श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह का मुख्य वर्ण विषय क्या था? तो श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह का मुख्य वर्ण था भारतीय नारी की दैनिक स्थिति। और ये श्रृंखला की कड़ियां जो निबंध संग्रह था ये महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह था, महादेवी वर्मा का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये विचार किसका था? तो ये विचार था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अगला प्रश्न है, क्रिटिज्म हिंदी की किस विधा का पर्याय है? तो ये है आलोचना का। जो क्रिटिसिज्म शब्द है वो हिंदी में आलोचना कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का उत्कर्ष किस आलोचक के समय हुआ? हिंदी आलोचना का उत्कर्ष किस आलोचक के समय हुआ है? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगला है, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना की विशेषताएं हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना की जो विशेषताएं हैं वो ये सभी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की जो रचनाएं थी, आलोचनाएं थी, उनकी विशेषता थी छायावाद का समर्थन करते थे ये। द्विवेदी युगीन दोषों का उद्घाटन किया इन्होंने, और नई कविता के दोषों का भी उद्घाटन किया, यानी कि नई कविता के जो दोष थे उसमें अपनी समीक्षा में शामिल किया। द्विवेदी युग के जो दोष थे उस अपनी आलोचना में शामिल किया, और छायावाद का समर्थन करते थे ये, कि छायावाद की जो रचनाएं हैं वो ज्यादा अच्छी हैं, उनमें कोई बुराइयां नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो नंद दुलारे वाजपेयी का ऐसा मानना था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र आलोचक थे, कैसे आलोचक थे? तो ये डॉक्टर नगेंद्र जो आलोचक थे वो रसवादी भी थे, छायावादी भी थे, और फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित थे। इसका मतलब है, इसका राइट आंसर है ये सभी, डी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी तथा मार्क्सवादी विचारों के समर्थक आलोचक थे। आलोचक को समीक्षक भी कहते हैं। तो ऐसे कौन से आलोचक थे जो प्रगतिवादी तथा मार्क्सवादी विचारों के समर्थित थे, यानी कि समर्थन में थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी कि रामविलास शर्मा और नामवर सिंह दोनों थे। अगला है, संस्मरण और रेखा चित्र के क्षेत्र में उपलब्धि प्रतिष्ठित, यानी कि संस्मरण और रेखा चित्र के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित महिला लेखिका कौन है? तो संस्मरण का जब भी नाम आता है और रेखा चित्र का, तो एक ही नाम आता है जहन में, और वो नाम है महादेवी वर्मा, जिन्होंने संस्मरण और रेखा चित्र बहुत अधिक मात्रा में लिखे हैं। चलिए अगला है, यात्रा वृतांत का आरंभ कब से माना जाता है?
तो यात्रा वृत्तांत का आरंभ माना जाता है भारतेंदु युग से। अगला है कि हिंदी में इंटरव्यू, जिसको हम साक्षात्कार भी बोलते हैं, इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी विधा में इंटरव्यू का जो साक्षात्कार है, सूत्रपात है साक्षात्कार का, वो किया था बनारसी दास चतुर्वेदी ने इसका शुरुआत किया था। यानी कि इंटरव्यू विधा का जो सूत्रपात है, जो शुरुआत है, वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही ये किसकी और किसके लिए लिखी गई जीवनी थी? तो ये थी अमृत राय ने लिखा था कलम का सिपाही, और मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी थी। यानी कि प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में इन्होंने, अमृतलाल जी ने लिखा है कलम के सिपाही रचना। अच्छा, 84वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? जो रिपोर्ताज शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज जो है वो चीनी भाषा का शब्द है और रिपोर्ट से बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, रांगेय राघव की तूफानों के बीच रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? यानी कि रांगेय राघव जी की जो एक रचना है तूफानों के बीच, वो कौन सी विधा के अंतर्गत लिखी गई है? तो ये विधा थी रिपोर्ताज। रिपोर्ताज रचना थी तूफानों के बीच। अगला प्रश्न है, सत्य के प्रयोग आत्मकथा का किससे संबंध है? यानी कि जो सत्य के प्रयोग है वो आत्मकथा किसकी है? तो वो आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की। और आत्मकथा उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपने ही बारे में लिखता है, उसको हम आत्मकथा कहते हैं। यानी अपने जीवन के बारे में लिखने को आत्मकथा कहते हैं, कि अपनी कथा। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो महात्मा गांधी है, और इसके लेखक महात्मा गांधी स्वयं है। चलिए अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाव की प्रसिद्ध जीवनी का नाम क्या है? तो विष्णु प्रभाव की प्रमुख जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है या किसकी जीवनी है? तो विष्णु प्रभाकर की जो जीवनी है वो है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र विधा में महादेवी वर्मा की पशु पक्षियों से संबंधित रचना कौन सी है? पशु पक्षियों का जिसमें ज्यादातर रचनाएं की गई हैं, महादेवी वर्मा की रेखा चित्र विधा है उसमें पशु पक्षियों से संबंधित रचनाएं हैं, वो कौन सी है? तो वो है मेरा परिवार। मेरा परिवार में इन्होंने पशु पक्षियों से संबंधित रचनाओं का संकलन किया है। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम क्या है? तो आखिरी चट्टान जो रचना थी यात्रा वृत्तांत था, यात्रा वृत्तांत विधा के अंतर्गत लिखा गया था ये रचना। तो इसके जो लेखक थे वो थे मोहन राकेश। मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक अपना यात्रा वृत्तांत एक लिखा है। चलिए अगला है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? घुमक्कड़ शास्त्र, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते हैं परीक्षा में जो आपके दिमाग में रहते भी नहीं है और आ जाते हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है किंतु ये संस्मरण कम निबंधात्मक अधिक लगते हैं। यानी कि द्विवेदी युग में जो संस्मरण का आगमन हुआ था वे संस्मरण कम लगते थे और निबंध ज्यादा लगते थे। ये कथन किसका था? तो ये कथन था डॉक्टर नगेंद्र जी का। यह अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कि हिंदी गद्य की नवीन विधाओं को विकसित करने में किस पत्रिका का विशेष योगदान है? हिंदी गद्य की नवीन विधाओं को विकसित करने में किस पत्रिका का योगदान सबसे ज्यादा है? तो वो पत्रिका थी सरस्वती। सरस्वती पत्रिका का योगदान सबसे ज्यादा है हिंदी गद्य की विधाओं का विकास करने में। 93वां प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर
किस विधा की रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ये रचना थी परसाई जी की। परसाई जी की रचना थी, और परसाई जी का जब नाम आता है तो हास्य व्यंग का नाम अवश्य आता है। तो हरिशंकर परसाई जी की ये रचना थी विकलांग श्रद्धा का दौर, और यह हास्य व्यंग पर आधारित रचना थी। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद संबंधी पत्रों का संकलन किसका पत्र संकलन है? यानी कि स्वामी दयानंद संबंधी पत्रों का संकलन ये किसका पत्र संकलन है? तो इसका जो राइट आंसर है बनारसी दास चतुर्वेदी जी का, बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र किस पत्र में प्रकाशित हुई? ये रचना है किस पत्र में प्रकाशित हुई थी? तो ये पत्र किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो ये वर्ष था 1960 ईस्वी का। यानी कि जो बड़ों का प्रेरणादायक कुछ पत्र, ये जो अंक था ये हुआ था वर्ष 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है सेतुबंध किसकी रचना है? तो सेतुबंध जो रचना है वो है बनारसी दास चतुर्वेदी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अन्य प्रकीर्ण विधाएं कौन कौन सी? अन्य प्रकीर्ण विधाएं, तो अन्य प्रकीर्ण विधाएं ये सभी हैं अभिनंदन एवं स्मृति ग्रंथ, टिप्पणी लेखन, एकालाप। देखिए जितनी विधाएं वहां पर बताई हैं शुरू में हमने, जो आपने थंबनेल में भी देखी हैं, उनमें शुरू की जो 5 विधाएं हैं वो प्रमुख विधाएं हैं, और जो अंत की जो विधाएं हैं 8-10 विधाएं हैं वो प्रकीर्ण विधाएं हैं या गौण विधाएं हैं। जबकि अन्य प्रकीर्ण विधाओं में इन विधाओं को भी शामिल किया गया है, जिनमें अभिनंदन एवं स्मृति ग्रंथ, टिप्पणी लेखन और एकालाप, ये विधाओं को और सम्मिलित किया गया है जो अन्य प्रकीर्ण विधाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे परीक्षा में पूछा था कि अन्य प्रकीर्ण विधाएं कौन कौन सी हैं, तो ये तीनों हैं। और प्रकीर्ण विधाएं या गौण विधाएं तो वही 8-10 हैं जो थंबनेल में आपने देखा है, उसमें लिखा हुआ है। शुरू के प्रश्नों में हमने जो बताया है, जीवनी है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, ये आत्मकथा है, ये सभी प्रकीर्ण विधाओं के अंतर्गत आती हैं। जबकि उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, ये सभी मुख्य विधाओं के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा और समाज के लेखक कौन है? ये एक रचना थी भाषा और समाज, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा हैं इसके लेखक। चलिए 99 यानी कि 99वां प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो बाबू गुलाब राय के जो निबंध संग्रह है उसका नाम है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं में बाबू गुलाब राय ने अपने निबंधों का संग्रह किया है। सच्चिदानंद काफी बड़ा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, इतना बड़ा नाम है इनका कि एक बूंद सहसा उछली, ये इनकी रचना है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यानी अगेय जी की एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये रचना है यात्रा वृत्तांत। अगेय जी की यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत है एक बूंद सहसा उछली।